इस रिपोर्ट को देखिए। 2017 से 2021 के बीच 21,900 औरतों का रेप हुआ पंजाब में। लगभग हर 2 घंटे में एक रेप केस रिपोर्ट होता है। शॉकिंग बात यह थी, इसका टोटल कन्विक्शन रेट 0.3% था। पिछले साल 20 फरवरी को इस्लामाबाद के एरिया एफिलाइन मरकज से एक लड़की को किडनैप किया गया और उसका बंदूक की नोक किया, और ये तब हुआ जब उसी महीने फातिमा जिन्ना पार्क इंसिडेंट न्यूज में था। विक्टिम और उसका मेल कलीग पार्क में घूम रहे थे। 2 आर्म सस्पेक्ट वहां आए और उनको होस्टेज बनाकर पार्क के एक फॉरेस्ट एरिया में ले गए और विक्टिम का करने के बाद उन्हें पैसे ऑफर किए। 16 फरवरी को जो 2 पर्सन इस केस में इन्वॉल्व थे, पुलिस ने उनका एनकाउंटर कर दिया। मेरा आपसे सवाल है, क्या इस एनकाउंटर से 20 फरवरी के रेप को कोई रोक पाया? बल्कि ये एक ट्रेंड बन गया। फिर उसी हफ्ते एक बस होस्टेस का रेप हुआ बंदूक की नोक पर। क्या पनिशमेंट इसका सोल्यूशन है? कवानीन पर अमल किया जाए, नए कवानीन शरीयत के मुताबिक बना जाए और सरेआम को सजा दी जाए और शरीयत की सबसे ज़्यादा पाबंदी की जाए। इसमें सजा सख्त से सख्त सजा और सरेआम सजा दी जाए। जब पैसे ज़माने में होता था काम, 3 दिन के लिए इनको लाशों को लटकाया जाए। रेप केसेस की सबसे डिस्टर्बिंग बात होती है विक्टिम पर ब्लेम करना। विक्टिम ने क्या पहना था, विक्टिम इतनी रात को बाहर क्यों निकली थी? लेकिन असल क्वेश्चन तो ये है, रेप करने वाले को ये हिम्मत कैसे हुई? पाकिस्तान में हर 2 घंटे में एक रेप केस रिपोर्ट होता है। ये रिपोर्टेड केस सिर्फ 10% है, बाकी के 90% केस रिपोर्ट ही नहीं होते। क्यों? विक्टिम ब्लेमिंग कल्चर की वजह से। फैमिली बैरियर्स, सोसाइटी बैरियर्स ब्रेक करके अगर कोई रेप केस रिपोर्ट करता भी है तो सस्पेक्ट से ज्यादा विक्टिम के कैरेक्टर पर बात होती है। सितंबर 2020 का हाईवे गैंग रेप याद होगा आपको। वहां भी पंजाब के सीनियर पुलिस ऑफिसर उमर शेख विक्टिम को ब्लेम कर रहे हैं। वो इतनी रात को बाहर क्यों निकली 3 बच्चों के साथ? उन्होंने जीटी रोड क्यों नहीं पकड़ा? क्या ये सब बातें एक रेप केस को जस्टिफाई करती हैं? कहानी ये है कि खातून अगर आप फिल्म में हो तो रात 12:30 बजे डिफेंस से निकली है एक बेचारे के लिए कोई वाला। अब मैं पहले तो ये हैरान हूँ कि 3 बच्चों की माँ है, अकेली ड्राइवर है, आप डिफेंस से निकली, आप सीधा रोड जीटी रोड जहाँ पे आबादी है घर चली जाओ। विक्टिम ब्लेमिंग पाकिस्तान में इतनी आम है, आप इस चीज का इससे अंदाजा लगा सकते हैं। वुमेन्स राइट कैंपेनर कवल अहमद ने 3 साल पहले एक ट्वीट किया। ये सोचकर दिल कांप उठा है कि कितने ही रेपिस्ट को आज वैलिडेशन मिल गई होगी जब प्राइम मिनिस्टर उनके क्राइम को बैक करते हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जर्नलिस्ट जोनाथन को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं, if a woman is wearing very few clothes, it will have an impact on the men unless they are robots. I mean, it's common sense. अगर एक औरत बहुत कम कपड़े पहनती है तो इसका असर आदमी पर होगा, अगर वो रोबोट ना हो। ये कॉमन सेंस है। क्या पर्दा इसका सोल्यूशन है? मिठाई के ऊपर अगर आप कपड़ा नहीं डालेंगे तो ज़ाहिर है वो जो मक्खियाँ हैं शायद कि वो दूसरी वो तो पड़ेंगी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। औरत मतलब आपको मिठाई की तरह लगती है जी। अगर उन पे कपड़ा होगा, उन पे पर्दा होगा, उनका लिबास अच्छा होगा तो एक मर्द उसको बुरी नज़र से क्यों देखेगा? अब एक पर्दे में जाए उसे हम बुरी नज़र से कैसे देख सकेंगे? हमें भी शर्म आएगी फिर। 22 सितंबर 2022 इतवार की सुबह थी। जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के बाहर स्टूडेंट बहुत गुस्से में प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि एक टीचर के खिलाफ एक्शन लिया जा सके, जिन्होंने एक फीमेल स्टूडेंट के साथ रेप करने की कोशिश की और पिछले 3 सालों से स्टूडेंट को हरेस कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों का कुछ इस तरीके का रिएक्शन था। अगर विक्टिम के साथ ऐसा कुछ हो रहा था तो पहले बाहर क्यों नहीं है रिपोर्ट करवाने? कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि स्टूडेंट के खिलाफ लीगल एक्शन लेना चाहिए क्योंकि उन्होंने केओस क्रिएट किया। यहाँ कोई शॉकिंग बात नहीं है कि विक्टिम पर ब्लेम किया जा रहा है। जहाँ पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते हैं पर्दा सिस्टम हो और फहाशी कम हो, रेप क्राइम कम हो जाएंगे। इसके कॉन्टेक्स्ट में खान साहब ये समझाते हैं कि मेंस अपने डिजायर कंट्रोल नहीं कर सकते जबकि वो एक रोबोट ना हो। एक्सप्रेस के इस आर्टिकल को देखो जहाँ दिखाया गया 2022 में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज में 33% का इजाफा हुआ है। हर दिन 12 से ज्यादा चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज होते हैं, जिनमें मेजॉरिटी की एज 6 से 15 है। कुछ केसेस ऐसे भी रिपोर्ट हुए हैं जिनमें चाइल्ड की एज 5 साल से भी कम है। सच्चाई तो यह है, नो रेप क्लॉथ एग्जिस्ट ही नहीं करते। बुर्का पहनने वाली औरतें भी ज्यादती का शिकार बनती हैं, जीन्स पहनने वाली औरतें भी ज्यादती का शिकार बनती हैं, नौजवान लड़के भी ज्यादती का शिकार होते हैं, छोटे बच्चे भी ज्यादती का शिकार होते हैं, डेड बॉडीज तक भी ज्यादती का शिकार बनते हैं। यह इंसिडेंट ठट्टे में हुआ जब 14 ईयर टीनेजर गर्ल्स को कब्र से निकालकर उसके साथ ज्यादती की गई।
अगर यहाँ मैं इंसिडेंट बताने लग गया वीडियो दूसरी तरफ चली जाएगी। और हमारी सोसाइटी में अक्सर ये सोचा जाता है कि लड़कियों की कपड़ों की वजह से उनके रेप होते हैं, लेकिन सच तो ये है कपड़े किसी भी तरह से किसी इंसान के एक्शन को जस्टिफाई नहीं करते। रेप एक वायलेंस एक्ट है, इसका ताल्लुक कपड़े से नहीं बल्कि हमारी सोच और नीयत से होता है। सूरह अल-अहज़ाब में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए नबी अपनी बीवियों, अपनी बेटियों और ईमानदार औरतों से कहो कि अपनी चादरें अपने जिस्म पर ले लिया करें, इस तरह उनको पहचाना जाएगा और वो परेशान नहीं की जाएंगी और अल्लाह माफ़ करने वाला है, मेहरबान है। इस आयत में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि अपनी बीवियों, अपनी बेटियों और सबसे ईमानदार औरतों से कहो कि घर से निकलने से पहले अपनी चादरें अपने ऊपर ले लिया करें। इसका मकसद ये था औरतें मुसलमान औरतों की तरह पहचानी जा सके और उन्हें तंग और जलील ना किया जाए, क्योंकि उस वक्त मदीना के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। उनके साथ वो रवैया ना हो जो गुलामों के साथ होता था। कुरान में भी ये नहीं लिखा कि कोई औरत पर्दा ना करे तो उसका रेप किया जा सकता है, और ना ही ये लिखा है कि किसी मर्द को अगर कोई औरत का जिस्म दिख जाए तो वो जानवर बन जाए, अकॉर्डिंग टू इमरान खान। सूरह अन-नूर आयत 30 में मर्दों को कहा गया है कि अपनी नज़रें झुका कर रखें, अपनी मॉडेस्टी को गार्ड करें। इस आयत में ही मर्दों पर यह जिम्मेदारी डाली गई है कि वो औरतों के साथ इज्जत और तमीज़ के साथ पेश आए, नजरें तक उठाकर ना देखें। लेकिन जब बात रेप की आती है हम सिर्फ विक्टिम ब्लेमिंग को प्रमोट करते हैं। जैसे हाईवे गैंग रेप में पुलिस ऑफिसर ने कहा कि औरत को रात के वक्त बाहर नहीं निकलना चाहिए, और बहुत से पाकिस्तानियों की भी यही सोच है कि औरत का घर से बाहर निकलना ही रेप को दावत देना है। सूरह अल-अहज़ाब का एक इम्पोर्टेंट वर्स है, और अपने घरों में ही रहो और पुराने जाहिलियत के ज़माने की तरह अपनी ज़ेबिश मत दिखाना, और नमाज कायम करो, ज़कात दो, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो। अल्लाह सिर्फ ये चाहता है तुम्हें हर बुराई से दूर रखे और तुम्हें बिल्कुल पाक करे। अपने घरों में ही रहो, यह हिस्सा मुसलमान औरतों को अपने घरों में रहने का कहता है, खासकर एक ऐसी सोसाइटी से जहाँ कोई मोरल वैल्यूज़ ना हो। उस वक्त के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो वुमेन्स का घर से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था। अगर कोई मुसाफिर गुजर रहे, टेम्पटेशन हुई, रेप किया, फेंक दिया। इसी तरह किसी ट्राइब के पास अनाज बहुत ज़्यादा, उन पर हमला किया, उनकी औरतों को स्लेवरी में लेके चले गए। ऐसी कोई जगह जहाँ कोई लॉज और हुकूमत नहीं होती, वहाँ हर कोई जंग के माहौल में रहता है। इसी माहौल से निकलने के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आई। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहती है एक सोसाइटी तभी चलती है जब लोग एक दूसरे के साथ सर्टेन एग्रीमेंट और रूल्स फॉलो करते हैं। यह एग्रीमेंट एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें सबको अपने कुछ राइट और फ्रीडम को सेक्रीफाइस करना होता है, जैसे ट्रैफिक रूल को फॉलो करना, गवर्नमेंट की बनाई पॉलिसीज का ध्यान रखना, टैक्स भरना, ताकि सोसाइटी में लॉज और रेगुलेशन बनी रहे। इसके बदले में गवर्नमेंट आपकी प्रोटेक्शन और आपके राइट को प्रोटेक्ट करती है। लेकिन यहाँ पुलिस के सीनियर ऑफिसर विक्टिम को ब्लेम करके अपने फेलियर को छुपाने की कोशिश करते हैं। रात को बाहर जाने के लिए विक्टिम को ब्लेम करना या असल इशू को नज़रअंदाज किया जाता है, जो है क्राइम। हर औरत बल्कि हर एक इंसान को फ़र्ज़ है वो बिना डर के दिन हो या रात बाहर निकल सकता है। हमें हमेशा उस इंसान पर फोकस करना चाहिए जिसने एक क्राइम किया है और उससे ही जिम्मेदार ठहराना चाहिए। सोसाइटी और लॉ एनफोर्समेंट की जिम्मेदारी है कि वो हर एक सिटीजन को प्रोटेक्ट करे। विक्टिम के लिए एम्पैथी दिखाना और उन्हें सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके एक्शन पर सवाल उठाना उन्हें और ट्रॉमा में डाल सकता है, और इसी ब्लेमिंग कल्चर की वजह से जो दूसरे विक्टिम्स होते हैं वो भी आगे आने से रुक जाते हैं। सेकंड जो सबसे ज़्यादा बात होती है, रेप पनिशमेंट बढ़ा दो, उनको सरेआम फांसी पे लटका दो, उनके ऊपर एसिड डाल दो, जिससे जो ऐसी मेंटलिटी वाले लोग हैं वो 100 बार सोचें। हो सकता है इससे विक्टिम की फैमिली को इंसाफ मिले। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि विक्टिम की फैमिली में ही कोई उसके साथ ज्यादती करे, क्या विक्टिम रेप केस रिपोर्ट करवाएगी? इस तरह की डेथ पेनल्टी को देखते हुए ऐसे केसेस पर विक्टिम की फैमिली मेंबर्स ही उनको सपोर्ट नहीं करते। पाकिस्तान में ये सबसे बड़ी बात है कि हमारा एनजीओ का था वॉर अगेंस्ट रेप, WAR, उन्होंने बताई स्टैटिस्टिक्स, और ये इशू जब टैकल करेंगे पाकिस्तान में, इससे आपकी रेवोल्यूशन भी आएगी, एवोल्यूशन भी आएगी, रेजिस्टेंस भी आएगी। गायनेकोलॉजिस्ट से पूछा जाता है, बच्चों से पूछा जाता है कि रेप किसने किया। 82% परपेट्रेटर्स वाले चाचा, ताया, दादा, नाना, मामा, फूफा उसके बाद ये भाई। जब बच्चे आती हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट के पास वालिदैन को लेकर आती है, ये नहीं कि पुलिस लेके जाए थाने में, बच्ची का रेप हुआ, कहती नहीं जी वालिद ने किया तो अब मैं अपने खामन को नहीं छोड़ सकती। तो क्या करती है, उसके वॉशिंग करा देती है और फिर कहती है मेरे वालिद ने तुम्हें दुपट्टा नहीं उतारा। इस तरह के केसेस में विक्टिम बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करती है फैमिली मेंबर से, क्योंकि रेप की पनिशमेंट ही बहुत ज़्यादा ब्रूटल होती है। यहाँ तो केस रिपोर्ट ही नहीं होते। ये मैं नहीं कह रहा, आप ये आर्टिकल ही देख लो। अगर सेकंड पर्सपेक्टिव देखा जाए, क्या पनिशमेंट वर्क करती है? यस, डिटरमिनेंट थ्योरी के मुताबिक पनिशमेंट बहुत ज़्यादा हार्ड हो तो करने वाला खौफ खाता है। लेकिन ये थ्योरी 3 चीज़ों पर बेस करती है। सर्टेनिटी, यानी अगर किसी ने क्राइम किया और बहुत से चांसेस है कि पकड़ा जाएगा, उससे पनिशमेंट मिलेगी,
अगर बहुत से परसेंटेज में लोगों को ये लगता है कि वो क्राइम करने के बाद बच सकते हैं तो ये थ्योरी वर्क नहीं करती। सेवेरिटी, यह पनिशमेंट इतनी सख्त हो कि सोचने से ही डर लगे। जैसे पाकिस्तान में रेप करने पर 25 साल की प्रिजमेंट या डेथ पेनल्टी है, तो ये डर उन्हें ऐसे क्राइम करने से रोकेगा। स्विफ्टनेस, यानी एक मरतबा अक्यूज कन्विक्ट हो गया तो उसे जल्द से जल्द सज़ा मिलनी चाहिए। बात करते हैं सर्टेनिटी की। आप इसका अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं पाकिस्तान में हर साल रेप क्राइम बढ़ते जा रहे हैं और टोटल कन्विक्शन रेट लेस देन 3% है। एंटी रेप एक्ट 2021 और जेंडर बाइस वायलेंस के कोर्ट इस्टेब्लिश होने के बाद ये रेट 60% तक बढ़ गया है, लेकिन ये अब भी बहुत ज़्यादा कम है। नदीम फाजिल, जो वार अगेंस्ट रेप के साथ काम करते हैं, उन्होंने बताया कन्विक्शन रेट में सबसे बड़ी रुकावट सिस्टमेटिक डिले है। रेप होने के बाद सबसे पहला स्टेप होता है एफआईआर फाइल करना। एफआईआर फाइल होने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। विक्टिम के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है और एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद विटनेस से स्टेटमेंट लिया जाता है। फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं और सस्पेक्ट को इंटरोगेट किया जाता है। अगर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में डिले हो, जैसे एविडेंस कलेक्ट करना या सस्पेक्ट के साथ अपना ही एक कोड बनाना, जैसे हम सब करप्शन कहते हैं, इससे कोर्ट में डिले देखने को मिलता है। यहाँ जो फैमिली फाइनेंशियली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वो अक्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं। बात करें अगर इनका अपना जस्टिस सिस्टम बनाने की, तो यहाँ मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ। इस्लामाबाद के मेरियट होटल में रेप किया गया 21 ईयर ओल्ड गर्ल का। केस रजिस्टर होने के बाद पावरफुल लोगों के प्रेशर में पुलिस ने एफआईआर को खारिज कर दिया और विक्टिम को अक्यूज को माफ़ करने के लिए फोर्स किया गया। यहाँ पता चलता है कि हमारे सिस्टम में सर्टेनिटी कितनी है। यही वजह है ना जाने कितने ही कंट्री में जस्टिस ना मिलने पर। बात करते हैं अगर स्विफ्टनेस की, इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं बहुत से कन्विक्टेड रेपिस्ट को बाइज्जत बरी किया गया विक्टिम के साथ शादी करने पर। यहाँ समझने वाली बात है, जब तक रेपिस्ट को ये नहीं डर कि वो पकड़े जाएंगे या पकड़े जाने के बाद उन्हें सज़ा मिलेगी, तब तक पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट वर्क ही नहीं करता। क्या सिस्टम अपना काम कंप्लीट ठीक से करे? रेप केसेस को कंप्लीटली रोका जा सकता है? इसका आंसर है नो, सिवाय एजुकेशन के। यहाँ मेरा एजुकेशन से ये मतलब नहीं कि ABCD। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। कीनिया की सिटी नैरोबी के स्लम्स एरिया में रेप और सेक्सुअल असल्ट के केसेस को कम करने के लिए एक प्रोग्राम रन किया गया। पहले ये समझ लो वहाँ हालात इतने बुरे थे, हर चौथी स्कूल गर्ल इस तरह के एक्सपीरियंस से गुजर चुकी थी। योर मूवमेंट ऑफ ट्रुथ प्रोग्राम में 6 लेसन होते हैं, जैसे किसी लड़की के साथ ऐसा हो रहा हो, उसकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, या रेप करना क्यों गलत है। जब यह कोर्स कंप्लीट हुआ, 40% लड़के ऐसा सोचते थे लड़कियों के ड्रेस परमिशन का साइन होती हैं, और सिर्फ 22.8% ये सोचते थे कि नो का मतलब नो नहीं होता। यहाँ बात आ गई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की। हमें इस बात पर सोचना चाहिए कि जब हमारे स्कूल में रिप्रोडक्शन के चैप्टर्स को स्किप किया जाता है, तो हम कैसे एक इतने कॉम्प्लिकेट टॉपिक को समझाएंगे बिना हेसिटेट किए। और ना जाने कब हमारी गवर्नमेंट इस तरह के प्रोग्राम को बड़े स्केल में कंडक्ट करेगी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इज़ ओके, बेटे पढ़ो बेटे पढ़ो और बेटियां बचाओ।